हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस में। आज हम लोग शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता जो हमारा पहला चैप्टर यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका जो है आज चौथा वीडियो जारी किया जा रहा है। यानी इससे पहले 3 क्लास पूरे हो चुके हैं। पिछली क्लास में हमने अधिगम, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, अधिगम के कुछ सिद्धांत और सीखने के कुछ पद्धतियों पर चर्चा की गई है। अब आज का क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अधिगम की विशेषता। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग अधिगम की विशेषताएं, ये हमारा आज का पॉइंट रहेगा, यानी कि लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग इसमें। अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न रूप से हैं। कुछ विशेषताओं के बारे में दिया गया है। पहला विशेषता है अधिगम एकात्मक है। जानते हैं इसके बारे में। इसका तात्पर्य है कि शिक्षार्थी एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में पूरी स्थिति पर एकीकृत साधन से प्रतिक्रिया करता है। इसका अर्थ है कि शिक्षार्थी एक ही समय में बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। यह दृष्टिकोण शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है अधिगम एक जटिल संपूर्ण है, यानी लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स होल। आइए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ विभिन्न आयाम, ज्ञान, कौशल, अंतर्दृष्टि, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार हैं। इसकी चर्चा निम्न 3 मुख्य आयामों के द्वारा की गई है। पहला है ज्ञान का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ब्रूनर और आशुबेल जैसे संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक विषय में एक संरचना होती है जिसमें प्रमुख अवधारणा होती है। ज्ञान व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाता है। व्याख्यात्मक विधियाँ जैसे व्याख्यान या प्रदर्शन परिमित रूप से बेहतर समझ में सहायता प्रदान करती हैं। तार्किक संगठित सामग्री सरलता से प्रतिमान, संकटपूर्ण सोच क्षमताओं जैसे विश्लेषण और संश्लेषण में सम्मिलित हो जाती हैं। प्रतिमान से पता चलता है कि हम शिक्षकों को शिक्षार्थियों को विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं के उच्च स्तर तक ले जाने की आवश्यकता होती है। फिर हमारा दूसरा आयाम है कौशल का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। देखते हैं इसके बारे में। कौशल एक सीखी हुई गतिविधि है जिसे अभ्यास और प्रतिबिंब के माध्यम से विकसित किया जाता है। यह एक सीखी हुई गतिविधि को अच्छी तरह से और अपनी इच्छा से करने की क्षमता है। कौशल में कुछ करने की क्षमता, गतिविधि में दक्षता, योग्यता और विशेषज्ञता सम्मिलित है। कौशल का तात्पर्य कार चलाने या टेनिस रैकेट स्विंग जैसी गतिविधियों में आवश्यक साइकोमोटर व्यवहारों को सीखना है। कौशल के विकास में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। पहला है संज्ञानात्मक चरण, यानी कि कॉग्निटिव स्टेज। आइए जानते हैं। घोषणात्मक ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया गया ज्ञान। नंबर बी है सहयोगी चरण, यानी एसोसिएटिव स्टेज। जानते हैं इसके बारे में। व्यक्तिगत चरणों को बड़ी इकाइयों में जोड़ना। फिर तीसरा है स्वचालित चरण, यानी ऑटोमेटेड स्टेज, जहां पूरी प्रक्रिया को बिना ज़्यादा ध्यान दिए पूरा किया जा सकता है। अंतिम चरण में मस्तिष्क प्रक्रिया परावर्तक से प्रतिवर्त में परिवर्तित हो जाती है। फिर हमारा तीसरा आयाम है सी नंबर, अभिवृत्तियों का विकास,
यानी डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स। आइए जानते हैं इसके बारे में। अभिवृत्ति एक व्यक्ति द्वारा धारण की गई मानसिक स्थिति है जो उस व्यक्ति के घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने के साधन को प्रभावित करती है और प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करती है। अभिवृत्तियों में सामान्यतः 3 आवश्यक घटक या आयाम होते हैं। पहला है ए नंबर संज्ञानात्मक आयाम, दूसरा है प्रभावशाली आयाम और तीसरा है रचनात्मक या व्यवहारिक आयाम। बारी बारी से जानेंगे। पहले संज्ञानात्मक आयाम के बारे में। विश्वास और युक्तिकरण जो दृष्टिकोण को धारण करने की व्याख्या करता है। फिर प्रभावशाली आयाम में है दृष्टिकोण के भावनात्मक पहलू जैसे पसंद, नापसंद, अरुचि की भावना। नंबर सी है रचनात्मक या व्यवहारिक आयाम। इसमें वह सीमा सम्मिलित है जिस पर कोई व्यक्ति उस दृष्टिकोण पर कार्य करने के लिए तैयार होता है जो वे धारण करते हैं। अब आगे इसमें देखते हैं। इसमें है अधिगम नियोजित या अनियोजित हो सकता है। यानी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 विशेषताओं को हमने ऊपर पढ़ा। अधिगम एकात्मक है और दूसरा था अधिगम एक जटिल संपूर्ण है। अब इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है अधिगम नियोजित या अनियोजित हो सकता है। चौथा नंबर हमारा पॉइंट है अधिगम सक्रिय भी हो सकता है और निष्क्रिय भी हो सकता है। पांचवा है अधिगम सामान्य तौर पर व्यक्तिगत होता है लेकिन इसको समूहों में भी उत्पन्न किया जा सकता है। अगला हमारा है विशेषता। अधिगम को एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों के रूप में माना जाता है। अधिगम एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है उसका अधिगम वृद्धिशील हो सकता है, यानी यह पूर्व सीखने या परिवर्तन के लिए संचयी रूप से जोड़ा जा सकता है। फिर अगला है हमारा विशेषता किसी भी अनुभव, असफलता, सफलता और किसी भी अन्य चीज़ से सीखने को प्रेरित या स्टिगर किया जा सकता है। अब आइए नीचे एक डायग्राम दिया गया है, इसकी सहायता से हम लोग समझते हैं। यहाँ जो है अधिगम की विशेषता है। क्या क्या विशेषता है भाई? संगठित, व्यक्तिगत और सामाजिक, स्वसक्रिय, एकाग्र, रचनात्मक, हस्तांतरण और शिक्षार्थी के आचरण को प्रभावी करता है। फिर 9th नंबर विशेषता है अधिगम के परिणाम अवांछनीय होने के साथ साथ वांछनीय भी हो सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर हमारा 10वां पॉइंट है अधिगम का हमेशा एक नैतिक आयाम होता है। नंबर 11 विशेषता है अधिगम स्वसक्रिय, रचनात्मक और हस्तांतरणीय होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिगम बहुआयामी होता है। अधिगम के बहुत सारे आयाम होते हैं। आगे देखते हैं अधिगम की बुनियादी शर्तें यानी बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग के क्या क्या बेसिक कंडीशंस हैं उसको इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। विभिन्न प्रकार के अधिगम में अधिगम के लिए उत्तरदायी बाह्य परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अधिगम की बुनियादी परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। पहला है सन्निहितता, दूसरा है अभ्यास, तीसरा है सुदृढ़ीकरण और चौथा है सामान्यीकरण और भेदभाव। बारी बारी से हम लोग जानेंगे। सन्निहितता क्या होती है, आइए देखते हैं। अधिगम की बुनियादी स्थितियों में से एक सन्निकटता उत्तेजनाओं और उनके प्रतिक्रियाओं की लगभग एक साथ घटना है। यह शिक्षण पर भी लागू होता है। दूसरा है अभ्यास या प्रैक्टिस। अभ्यास एक प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति है
प्रेरणा प्रतिक्रिया यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स का अभ्यास आवश्यक है, जैसे शास्त्रीय अनुकूलन, चलता अनुकूलन और कौशल सीखने में। फिर तीसरा है सुदृढ़ीकरण यानी रीइंफोर्समेंट। हम विभिन्न प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों से सुदृढ़ीकरण का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, यह ज्ञान प्रदान कर रहा है कि प्रतिक्रियाएं सही है या उन्हें संशोधन की आवश्यकता है, और यह सीखने के लिए प्रतिक्रियाओं को दृढ़ करने का भी कार्य करता है। यह अधिगम की क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 4 शर्त है सामान्यीकरण और भेदभाव। सामान्यीकरण और भेदभाव दोनों को अधिगम की स्थितियों के बजाय घटना के रूप में बेहतर ढंग से परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अधिगम के प्रति शिक्षार्थियों की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके यानी सीखने के प्रति शिक्षार्थी क्या रिस्पॉन्स करते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सिंह और शर्मा ने वर्ष 1987 में भागीदारी बढ़ाने के लिए कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन के लिए कौशल के 5 घटक व्यवहारों का सुझाव दिया। सिंह और शर्मा ने 5 सुझाव दिए, किसके लिए? व्यवहार के लिए। पहला है उचित संकेत देना यानी प्रमोटिंग। जब कक्षा में कोई उत्तर या प्रतिक्रिया न मिले तब क्या करना है? छात्रों को सुराग देना है, संकेत देना है, आंशिक उत्तर आदि रूप में संकेत करना है। फिर दूसरा है हमारा सुझाव पुनर्निर्देशन यानी रीडायरेक्शन। इसमें है जब कोई छात्र प्रश्न का सही उत्तर देने में सक्षम नहीं होता है तो कुछ छात्र उत्तर पाने में उसकी सहायता कर सकते हैं। इस पुनर्निर्देशन के माध्यम से एक शिक्षक छात्रों के लिए अधिक से अधिक भागीदारी, सोचने के लिए और अधिक समय सुनिश्चित कर सकता है और विचार विमर्श या विचार मंथन शुरू कर सकता है। तीसरा है हमारा सुझाव प्रेरणादायक वातावरण यानी कि मोटिवेशनल क्लाइमेट। पढ़ते हैं इसमें। इस तरह के प्रेरणात्मक वातावरण को बनाने के लिए 2 कारक महत्वपूर्ण होते हैं, पहला मूल्य और दूसरा प्रयास। प्रेरित होने के लिए छात्रों को उस काम का महत्व देखना चाहिए जो वे कर रहे हैं और वह काम जो दूसरे करते हैं। एक शिक्षक को कक्षा में किए जाने वाले कार्य के मूल्य का प्रदर्शन करना चाहिए या उन्हें दैनिक जीवन में कार्य का मूल्य बताकर किया जा सकता है। प्रयास में वह समय, ऊर्जा और रचनात्मकता सम्मिलित होती है जिसका उपयोग छात्र कार्य को विकसित करने के लिए करता है। शिक्षक को वर्ष के आरंभ में ही अपनी अपेक्षाएं निर्धारित करनी चाहिए और अधिगम के लिए एक प्रेरक वातावरण बनाना चाहिए। चौथा नंबर हमारा सुझाव है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उन्हीं को जो है समझना, वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना कहलाता है। आइए देखते हैं इसमें। कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक के लिए एक आवश्यक है कि वह शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति उत्तरदायी हो। एक प्रभावी शिक्षक को निर्देश की दर, मात्रा, प्रकृति या सामग्री को अलग अलग करके अपनी पसंदीदा अधिगम की शैलियों के संदर्भ में व्यक्तिगत मतभेदों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अगला हमारा हेडिंग है अधिगम में व्यक्तिगत अंतर के आधार पर शिक्षार्थियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखते हैं इसमें। विभिन्न आयु और चरणों में शिक्षार्थियों की कई सामान्य विशेषताएं होती हैं, लेकिन वे कई मामलों में या कई मायनों में काफ़ी भिन्न होती हैं। छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों को समानताएं और अंतर दोनों को समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। शिक्षार्थियों में उनकी आयु के संबंध में विभिन्नताएं होती हैं, जैसे सांस्कृतिक वातावरण, पिछला अनुभव, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक मेकअप, लक्ष्य, ज़रूरतें इत्यादि। अगला हमारा हेडिंग है अधिगम की घटना के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग इवेंट। अधिगम की घटना के मुख्य घटक इस प्रकार है। पहला है शिक्षार्थी,
इसमें है शिक्षार्थी को उत्तेजना की व्याख्या करनी चाहिए, अंतर करना चाहिए और उन्हें जोड़ना चाहिए और उन्हें कुछ अर्थ भी देना चाहिए। फिर अगला है उत्तेजना। कोई भी उत्तेजना या उत्तेजनाओं का समूह जिसके प्रति छात्र संवेदनशील है उसकी अधिगम की स्थिति का हिस्सा बन सकता है। अगला तत्व है तीसरा नंबर, शिक्षार्थी की आंतरिक स्थितियाँ। देखते हैं इसमें ये धारणा, संज्ञानात्मक संरचना, आत्म अवधारण, दृष्टिकोण, आवश्यकताएं, उद्देश्य, बुद्धि, पिछली शिक्षा इत्यादि। नंबर 4 है तत्व प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, अधिगम की स्थिति पर कोई क्रिया या प्रतिक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा अधिगम की प्रक्रिया के मुख्य कदम क्या होते हैं। मेन स्टेप्स इन लर्निंग प्रोसेस। पहला है रिसेप्शन। इसमें है उत्तेजना या उत्तेजना में कुछ अचानक बदलाव करके अपनी तरफ ध्यान को आकर्षित करना। फिर है प्रत्याशा। प्रत्याशा को हम लोग क्या एक्सपेक्टेंसी यानी चाहत भी कह सकते हैं। शिक्षार्थियों को उद्देश्य के बारे में सूचित करना और वे सीखने के बाद क्या करने में सक्षम होंगे। अगला पॉइंट है हमारा कार्यशील स्मृति की पुनर्प्राप्ति। देखते हैं इसमें पूर्व ज्ञान की याद को उत्तेजित करना यानी रिकॉल करना। अगला है हमारा कदम चयनात्मक धारणा यानी सेलेक्टिव प्रिस्क्रिप्शन। देखते हैं इसमें विशिष्ट विशेषताओं के साथ सामग्री प्रदर्शित करना। अगला है अर्थ संबंधी संकेतीकरण यानी अधिगम मार्गदर्शन। अगला है मुख्य कदम उत्तर देना रिस्पॉन्डिंग, शिक्षार्थियों को प्रदर्शन करने के लिए कहना। अगला है मुख्य कदम सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट, शिक्षार्थी को प्रतिक्रिया प्रदान करना। 8वां कदम है पुनर्प्राप्ति और सुदृढ़ीकरण यानी रिट्राइवल एंड रीइंफोर्समेंट, शिक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त प्रदर्शन और इसमें प्रतिक्रिया भी सम्मिलित है। और 9वां है सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन, विभिन्न समस्याओं का अधिक अभ्यास ताकि प्रतिधारण को बढ़ाया जा सके। आगे है इसके अलावा अलग अलग शिक्षार्थियों की अधिगम की शैली अलग अलग होती है और जैसे जैसे विविधता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वे एक ही अधिगम की घटना को अलग अलग साधन से देख, व्याख्या और मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसलिए संचार माध्यम का चयन करते समय शिक्षार्थियों की विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए। शिक्षार्थी उन संचार माध्यम से लाभान्वित होते हैं जो उनकी व्यक्तिगत अधिगम की शैली से मेल खाते हैं। इसलिए वह समझ में आता है कि किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न छात्रों को विभिन्न तरीकों, संसाधनों और पथों को क्यों प्रदान किया जाता है। इस प्रकार एक निर्देशात्मक योजना तैयार करते समय अभिकल्प यानी डिजाइनर के लिए महत्वपूर्ण कार्य निर्देशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान करना है। आगे देखते हैं इसमें पहला है अधिक जानकारी प्रदान करना। किसी प्रश्न या उत्तर से संबंधित अतिरिक्त जानकारी यह सुनिश्चित करने के लिए पूछी जा सकती है कि छात्र ने अवधारणा को ठीक से समझा है अथवा नहीं। दूसरा है हमारा पुनः ध्यान केंद्रित करना। यदि छात्रों का उत्तर सही है तो उन्हें समान या नई परिस्थितियों में प्राप्त ज्ञान को जोड़ने के लिए कहा जा सकता है। यह अर्जित ज्ञान के बेहतर अनुप्रयोग में सहायता कर सकता है। तीसरा है आलोचनात्मक जागरूकता बढ़ाना। यदि कोई छात्र सही उत्तर देता है तो शिक्षक छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच या जागरूकता बढ़ाने के लिए उच्च क्रम के प्रश्न रखता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा अगला पॉइंट है अधिगम का वातावरण यानी कि लर्निंग इन्वायरमेंट। अब इस पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम एक सतत गतिशील प्रक्रिया होती है। यह व्यक्तियों और पर्यावरण के बीच बातचीत का परिणाम है जिस वे काम करते हैं। अधिगम के वातावरण को प्राकृतिक परिस्थितियों
परिस्थितियों और प्रभावों के सम्मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जिसमें एक व्यक्ति स्थित है। अधिगम का वातावरण एवं परिवेश का कुल योग है जिसमें व्यक्ति अनुभवों को समृद्ध करने के लिए बातचीत करते हैं। इस प्रकार वे अधिगम की ओर अग्रसर होते हैं। अधिगम के माहौल का वर्णन करते समय कई सिद्धांत चलन में हैं। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक बंडूरा ने अपने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि अवलोकन और अनुकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नए व्यवहार को सीखा जा सकता है। यह व्यक्तिगत विशेषताओं, व्यवहार और पर्यावरणीय कारकों के बीच बातचीत का परिणाम है। सामाजिक वातावरण के अतिरिक्त भौतिक वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। एक दूसरे रचनावादी विचारक वाइगोत्स्की जी कहते हैं, उनका मानना है कि सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यों पर महारत सामाजिक बातचीत के माध्यम से ही हो सकती है। अधिगम के माहौल में बदलाव से अधिगम के भिन्न भिन्न परिणाम सामने आ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थान पर के आधार पर यूनेस्को ने वर्ष 1984 में निम्नलिखित प्रकार के से अधिगम को वर्गीकृत किया। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक और तीसरा गैर औपचारिक। आइए आगे फिर देखते हैं इसका वर्णन। हम लोग यानी जो अधिगम के प्रकार हैं औपचारिक, अनौपचारिक एवं गैर औपचारिक, इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। आगे देखते हैं। पाठचर्या के अनुभव सामान्य तौर पर लक्ष्य समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। ये व्यापक आधारित और सामान्य प्रकृति के बजाय अधिक व्यक्तिगत है। अधिगम के अनुभवों का लेन देन सामुदायिक संसाधनों के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला हेडिंग है सकारात्मक अधिगम का माहौल बनाने का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में पहला है हमारा भौतिक पर्यावरण, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट। देखते हैं इसके बारे में। कक्षा हमारी शैक्षिक प्रणाली की बुनियादी संरचनात्मक इकाई होती है। शिक्षार्थी अपने संस्थानों के भौतिक वातावरण के साथ अनुसूचित या अनिर्धारित समय के दौरान सचेतन अवस्था में या अनजाने में लगातार वार्तालाप करते रहते हैं। बुनियादी भौतिक चर जैसे कि वायु गुणवत्ता, तापमान, शोर आदि का अधिगम पर एक सुनिश्चित प्रभाव रहता है। एक स्कूल के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक का अभाव शिक्षक के उत्पादन और कक्षा प्रबंधन को अत्यधिक प्रभावित करता है। विभिन्न कमरों की व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड, अन्य कंप्यूटर उपकरण, फर्नीचर, पंखे आदि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ये था हमारा पहला माहौल। दूसरा है मनोवैज्ञानिक वातावरण, यानी साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आइए इसमें देखते हैं। यदि भवन, स्थान और सुविधाएं किसी स्कूल को भौतिक वातावरण प्रदान करती है तो उसके दर्शन और व्यवहार जो एक मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण अधिकतर उन उत्तेजनाओं को संदर्भित करता है जो स्कूल में शिक्षार्थी के मानव पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे विद्यालय की स्थिति की कल्पना करें जहां एक शिक्षार्थी को एक जोखिम भरी स्थिति में रखा जाता है। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी में चिंता का विकास होगा। चिंता अवांछित व्यवहारों को जन्म दे सकती है, जैसे परीक्षा से बचना, शिक्षकों पर दोषपूर्ण प्रश्नों के लिए दोष देना, कदाचार में लिप्त होना। हमारा अगला है सामाजिक वातावरण, यानी कि सोशल इन्वायरमेंट। आइए देखते हैं इसमें। सहकर्मी समूह के साथ निरंतर बातचीत के माध्यम से एक शिक्षार्थी सहयोग, आत्म बलिदान और वफादारी के सामाजिक गुणों को सीखता है और उनका अभ्यास करता है। बाहरी गतिविधियां छात्रों में साहस, साधन संपन्नता, आत्मनिर्भरता और पहल जैसे गुणों को विकसित करने के अवसर प्रदान करती हैं। अच्छे व्यक्तिगत संबंध शिक्षार्थी के बीच स्थिरता, विश्वास, अपनेपन की भावना, आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति विकसित करते हैं और अधिगम के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं।
एक शिक्षक के रूप में आपसे शिक्षार्थियों की कम से कम 2 संज्ञानात्मक मांगों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। ए नंबर है अकादमिक कार्य की मांग, यानी सामग्री को समझना और काम करना, और दूसरा है सामाजिक कार्य की मांग, यानी उस सामग्री से संबंधित अन्य लोगों के साथ बातचीत करना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला पॉइंट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण। देखते हैं इसमें हम प्रायः यह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। किसी भी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नियंत्रित करना एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना आवश्यक कार्य है ताकि अधिगम को अधिक व्यवस्थित किया जा सके और पाठ्यक्रम भी पूरा किया जा सके। आगे है व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। देखते हैं इसमें शास्त्रों के अनुसार जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन अवस्थाएं हैं? ब्रह्मचारी, व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि। ये जो है 4 अवस्थाएं जो है वो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन के प्रथम 25 वर्ष अर्थात ब्रह्मचर्य में व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि के विकास में लगाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षार्थी निर्देशात्मक उद्देश्यों को योजना बनाने में सहायता करते हैं और जो प्रशिक्षण या निर्देशात्मक निर्णयों के लिए प्रासंगिक होता है। आगे है सामाजिक कारकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित में सम्मिलित किया जा सकता है। पहला है अवस्था और परिपक्वता के स्तर। नंबर दूसरा है विषय के प्रति मनोदृष्टि एवं प्रेरणा। तीसरे नंबर पे है विशेष प्रतिभा। अगला है 5वां नंबर यांत्रिक निपुणता और 6ठा नंबर है विभिन्न पर्यावरण परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता। आइए नीचे एक तालिका दी गई है, उस तालिका को हम लोग समझते हैं। इस तालिका में वयस्क और युवा शिक्षार्थियों में क्या क्या अंतर हो सकते हैं इस तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है। एक तरफ वयस्क शिक्षार्थी हैं और दूसरी तरफ युवा शिक्षार्थी हैं। बीच से हम लोग एक लाइन खींच देंगे ऐसे, और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में। इसमें पहला वयस्क विद्यार्थी में समस्या केंद्रित यानी प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं, और जो युवा शिक्षार्थी होते हैं वो विषय केंद्रित होते हैं यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं। वयस्क विद्यार्थी में परिणामोन्मुख होते हैं यानी रिजल्ट ओरिएंटेड, जबकि युवा शिक्षार्थी जो होते हैं ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। अगला है वयस्क विद्यार्थी में आत्मनिर्देशित होते हैं यानी कि सेल्फ डायरेक्शन में होते हैं, यानी इनमें निर्देशन की स्वयं भावना उत्पन्न रहती है। लेकिन वयस्कों में ऐसा नहीं है, वो दिशा निर्देश के लिए किसी वयस्क व्यक्ति पे, कोई भी हो सकता है उसके घर का वयस्क व्यक्ति, वो उस पर निर्भर रहता है। फिर वयस्क विद्यार्थी में नंबर 4 है नई जानकारी के बारे में संदेहवादी होना, यानी कि कोई भी नई जानकारी होती है तो जो हमारे वयस्क विद्यार्थी है वो उसको संदेह की नज़र से देखते हैं, यानी उसका क्लियरली रूप से जवाब नहीं देते हैं। युवा विद्यार्थी में क्या है, नई जानकारी को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, जो उनको जानकारी होती है उसको वो बिना किसी हेजिटेशन के स्वीकार कर लेते हैं। अगला है वयस्क शिक्षार्थी में स्वयं सीखने के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी जो वयस्क विद्यार्थी होते हैं वह समय से, दिमाग से, ज्ञान से परिपक्व हुए रहते हैं, इसलिए उनमें स्वयं सीखने यानी वो सेल्फ लर्न करते हैं। जबकि युवा विद्यार्थी होते हैं वो किसी न किसी जानकार व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा पॉइंट है, हेडिंग है अधिगम शैली के आधार पर वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन करना है
किसका? बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल का। यानी लर्निंग स्टाइल क्या है, अधिगम शैली के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। आइए, अधिगम शैली के आधार पर शिक्षार्थी जानकारी को प्राप्त एवं संसाधित करके सीखते हैं। अब एक और तालिका दिया गया है, इसमें है नव शिक्षार्थियों के अनुरूप प्रभावी अधिगम शैली। यानी कोई नए विद्यार्थी हैं, उनके अनुरूप अधिगम शैली को किस प्रकार से प्रभावित बनाया जा सकता है, उसको हम लोग इसमें इस तालिका के माध्यम से पढ़ेंगे। तो एक तरफ है नई शिक्षार्थियों के प्रकार, या नौ शिक्षार्थी जो हैं वो किस प्रकार के हैं, और प्रभावी अधिगम शैली क्या है इस बारे में। तो इसमें पहला चीज़ दिया है दृश्य संबंधी। यानी कोई नया विद्यार्थी है, यदि वो हम उसको कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं तो किस माध्यम से दिखाएंगे, तो होता है चित्र और प्रदर्शन यानी डेमोस्ट्रेशन के द्वारा। फिर दूसरा है श्रवण संबंधी। उसको यदि हम श्रवण संबंधी ज्ञान देना चाहते हैं तो उसके लिए हमको शब्द और ध्वनि के माध्यम से उसको सिखाना होगा। फिर तीसरा है सहज ज्ञान संबंधी। यदि उसको देना है तो क्या करना है, अंतर्दृष्टि और आंतरिक अनुभूति के द्वारा हम इस ज्ञान को उसके अंदर भेज सकते हैं। फिर है आगमनात्मक। इसमें है तथ्यों से अवधारणाओं को विकसित किया जाता है। निगमनात्मक में है अवधारणा से तथ्य की ओर जाते हैं। यानी आगमनात्मक और निगमनात्मक एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टा बात बोलते हैं। कोई तथ्य से अवधारणा तक जाता है और कोई अवधारणा से तथ्य की तरफ। उसके बाद है यदि सक्रिय करना है तो क्या करना भाई, भौतिक गतिविधियां करानी होगी। फिर अगला है चिंतनशील। इसके लिए विचार विमर्श और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। फिर 8वां है क्रमिक। इसमें संबंधित चरणों की श्रृंखला होनी चाहिए। और 9वां नंबर है वैश्विक स्तर पर समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा पॉइंट है जिस पे हम लोग को देखना है श्रवण के आधार पर वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग। आइए देखते हैं। श्रवण एक महत्वपूर्ण कौशल है और श्रवण शैली 4 प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला होती है सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग। यह श्रवण उद्देश्यपूर्ण होता है। फिर दूसरा है समानुभूति श्रवण, एम्पैथेटिक लिसनिंग। यह सक्रिय श्रवण का ही एक रूप है जिसमें दूसरे व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न किया जाता है। तीसरा है मूल्यांकन और आलोचनात्मक श्रवण। इसमें क्या है भाई, इसमें श्रोता वक्ता के संदेश की परिशुद्धता, सार्थकता और उपयोगिता का मूल्यांकन करता है। और चौथा है सराहनात्मक श्रवण। इसके अंतर्गत मनोरंजन, मानसिक रूप से आराम देने वाली, भावात्मक रूप से उद्दीपित करने वाली जानकारी को सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला पॉइंट है वो है हमारा विचार शैली के आधार पर वर्गीकरण। यानी शिक्षार्थियों में जो अलग अलग सोच की शैली होती है, उनका विचार होता है, उसके आधार पर वर्गीकरण करना है। तो उसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। पहला है चिंतनशील विचारक, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। देखते हैं इसमें पहला नंबर है यह सदैव विषय वस्तु के संबंध में नई जानकारी लेना चाहते हैं। इस प्रकार के जो शिक्षार्थी होते हैं वो हमेशा नई जानकारी किसी भी विषय वस्तु के बारे में लेना चाहते हैं। दूसरा है यह नई जानकारी को अतीत के अनुभव से संबंधित करने की चेष्टा करते हैं। अगला है सदैव तर्क जानने का प्रयास, ये बिना तर्क का कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर अगला है हमारा इनमें सीखने के दौरान भावुकता का अंश रहता है, यानी ये भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। अब हमारा अगला है रचनात्मक विचार, यानी क्रिएटिव थिंकर्स। इस प्रकार के जो शिक्षार्थी होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। उनमें पहला है
नई जानकारी के साथ क्रीड़ा भाव, यानी टू प्ले विथ न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी वो नई नई जानकारियों को की रचना करते हैं, नई जानकारियों के साथ वो खेलते हैं, प्ले करते हैं। फिर जो है उसका है तर्क जानने का प्रयास, यानी वो तर्कशील भी हो सकते हैं। जो रचनात्मक विचार वाले व्यक्ति हैं वो तर्क के द्वारा किसी भी चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। अगला इसमें पॉइंट है समस्याओं के स्वयं द्वारा विकसित समाधान की चेष्टा, यानी उनके साथ जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसका वे हल खुद ही ढूंढना पसंद करते हैं। और अगला है ये अल्पमार्गी समाधान में भी विश्वास रखते हैं, यानी शॉर्टकट में भी इस प्रकार के अभ्यर्थी विश्वास रखते हैं। फिर अगले प्रकार के हैं विद्यार्थी, वो हैं प्रैक्टिकल थिंकर्स, यानी कि व्यवहारिक विचारक। इसमें इसके गुण देखते हैं। इसमें है सदैव तथ्यात्मक जानकारी की तलाश। जो व्यवहारिक ज्ञान वाले विचार वाले व्यक्ति होते हैं या अभ्यर्थी होते हैं वो हमेशा तथ्यात्मक जानकारी की तलाश में रहते हैं। इसमें अगला पॉइंट है अपना कार्य करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय का शोध करते हैं, खुद से शोध करते हैं। और अगला है वे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक वे अपने नए कौशल का अपने कार्य में उपयोग नहीं कर पाते, यानी कि ये क्रिएटिव भी हो सकते हैं। आगे देखिए वैचारिक विचारक, यानी कॉन्सेप्चुअल थिंकर्स। इनके गुण के बारे में देखेंगे हम। इसमें है इनके मन में पहले से ये विचार बना होता है कि ये नई जानकारी को सहज रूप में स्वीकार नहीं करते, पहले से ही मूड बना के रखते हैं। वे सदैव मन में एक बड़ी तस्वीर लेकर के चलते हैं, यानी ये सभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनको जो चीज़ अच्छी लगती है उसी पर ये अपनी हामी भरते हैं। अगला है इस प्रकार के विचारक ये जानना चाहते हैं कि जीवन में प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, न कि केवल इतना कि अंतिम परिणाम क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी चीज़ को शुरू से जानना चाहते हैं, अंत नहीं, शुरू से अंत तक जानना चाहते हैं। फिर अगला है कल्पित वस्तु, जो वर्तमान में उस प्रक्रिया का भाग नहीं को भी इसमें संबंधित करके सोचते हैं, यानी जो कुछ हुआ भी नहीं होगा उसके बारे में भी वो लोग इस प्रकार के अभ्यर्थी सोचते हैं। अब आइए एक नया पॉइंट है क्षेत्र स्वतंत्र बनाम क्षेत्र निर्भर। ये नया चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है आगे देखते हैं। इसमें यहाँ फील्ड का मतलब संदर्भ या परिवेश है। कुछ लोग कम या अधिक रूप में कौशल या अधिगम के दौरान संदर्भ से प्रभावित होते हैं। क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी सहायता के लिए शिक्षक या अन्य शिक्षार्थियों पर कम भरोसा करते हैं। क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी विश्लेषणात्मक रूप से अनुभव करते हैं। वे आसपास के क्षेत्र की वस्तुओं को भिन्न रूप से देखना चाहते हैं। वे स्वसंचरित स्थिति में काम करना पसंद करते हैं और स्वपरिभाषित लक्ष्य रखते हैं। वे ऐसा कक्षा की गतिविधियों में भी संभव बना लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। दूसरी ओर क्षेत्र निर्भर शिक्षार्थी अक्सर समूह में अच्छा काम करते हैं क्योंकि वे पारस्परिक संबंधों में बेहतर होते हैं। वे विश्व स्तर पर समझते हैं। वे वर्तमान संरचना या संदर्भ में काम करना पसंद करते हैं। उन्हें बाहरी रूप से परिभाषित लक्ष्यों और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है और वे अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक। कक्षा में पाठ के विभिन्न भागों को जोड़ने वाली गतिविधियों क्षेत्र निर्भर शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए शिक्षार्थी किसी विषय के बारे में जो कुछ जानते हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं, उन पर श्रवण या दृश्य की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट है परावर्तन और आवेगशीलता, यानी कि रिफ्लेक्टिव एंड इम्पल्सिविटी। देखते हैं इसके बारे में। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ छात्र उत्तर देने में अधिक समय लेते हैं जबकि अन्य त्वरित यानी क्विक प्रतिक्रिया देते हैं।
जिस गति से उत्तरदाता कार्य के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और जितनी त्रुटियां वे करते हैं उसे वैचारिक गति कहा जाता है। वे छात्र जो शीघ्रता से प्रतिक्रिया करते हैं और काफ़ी संख्या में गलतियां करते हैं उन्हें हम एक तीव्र अवधारणात्मक गतिशील कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अधिगम की आवेगी शैली रखते हैं। जो विद्यार्थी प्रतिक्रिया करने में धीरे होते हैं और कम गलतियां करते हैं उन्हें चिंतनशील कहा जाता है। समस्या समाधान की स्थितियों में आवेगी शिक्षार्थी कम आधार सामग्री एकत्र करता है। वे कम व्यवस्थित होते हैं और वैकल्पिक समाधान की तलाश नहीं करते हैं। चिंतनशील विद्यार्थी प्रतिक्रिया देने से पहले जानकारी एकत्र करने और आधार सामग्री का विश्लेषण करने में अधिक समय व्यतीत करता है। उपरोक्त के अलावा कक्षा शैली सीखने वाले निम्न प्रकार के भी हो सकते हैं। पहला है सहज ज्ञान युक्त यानी अंतर्दृष्टि और कल्पना। दूसरा है आगमनात्मक तथ्यों से सामान्यीकरण तक। तीसरा है निगमनात्मक सिद्धांत से व्यक्तिगत तथ्यों तक। चौथा है प्रतिबिंबित यानी आत्मनिरीक्षण। अगला पॉइंट है हमारा रचनावादी दृष्टिकोण यानी कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। देखते हैं इसमें हम लोग क्या होता है। रचनावादी दृष्टिकोण से के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 अंतर संबंधित अवयव हैं जिन्हें हम 5E दृष्टिकोण भी कहते हैं, जो कि निम्नलिखित है। पहला है संलग्न यानी इंगेज। इसमें शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना होता है। फिर हमारा अगला है अन्वेषण यानी एक्सप्लोर। इसके अंतर्गत सीखने के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग, सामूहिक भावना एवं कुछ सामान्य अभिज्ञता विकसित होना इत्यादि आते हैं। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है व्याख्या यानी एक्सप्लेन करना। यानी इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षार्थी में पारस्परिक विचार विमर्श व्याख्या आदि आते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है चौथा विस्तार। प्राप्त ज्ञान को कहीं और भी लागू किया जा सकता है। और नंबर 5 पे है मूल्यांकन यानी इवेलुएट। प्राप्त ज्ञान का उद्देश्य के अनुसार मूल्यांकन। आगे बढ़ते हम लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे क्वेश्चन भी बनते हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। आइए देखते हैं इसमें। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शिक्षण के सूत्र और उसे प्रभावित करने वाले कारक महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इसमें तकनीकी प्रगति से शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय हैं। इन सबके सम्मेलन से ही शिक्षण प्रभावी बनता है। शिक्षण एक कला और कौशल होता है। इसका अधिग्रहण कई कारकों पर निर्भर करता है जिसके लिए संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। पहला क्या है, शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो शिक्षक हमको पढ़ा रहा है वह शिक्षक कितना योग्य है। वह जितना ही योग्य होगा उतना ही उसमें कम कमियां होंगी। सामान्यतः माना जाता है कि अत्यधिक योग्य शिक्षकों को उच्च कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए और कम योग्य शिक्षकों को निम्नतर स्तर की कक्षाओं को पढ़ाना चाहिए। लेकिन इसके लिए सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए योग्यता का निर्धारण किया हुआ है। जेबीटी, बीएड, सीटेट, नेट इत्यादि। यानी ये शिक्षकों का एक मानक होता है। यानी कोई भी व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो उसका एक मानक होता है और जब उस मानक को पूरा करेगा तभी वह शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त कर लेगा। अगला है शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल। कभी भी शिक्षण तभी प्रभावकारी होगा जब उसको पढ़ाने वाला कौशल, जो शिक्षण कौशल है
उसका ज्ञाता हो। कुछ शिक्षण कौशल व्यक्ति जन्म से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन कुछ कौशलों के लिए एक शिक्षक को बहुत ही प्रयास करने होते हैं। अगला है शिक्षक का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स। कहा जाता है कि कोई शिक्षक और डॉक्टर और वकील, वह जितना ही एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति होगा उसके पास उतना ही नॉलेज बढ़ते जाएगा। शिक्षक स्वयं स्तर पर एक शिक्षार्थी होता है। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करते रहता है, अपने अनुभव से छात्रों के सवाल एवं कक्षा प्रबंधन को श्रेष्ठतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है। यानी एक शिक्षक को पढ़ाने के साथ साथ धीरे धीरे कक्षा प्रबंधन इत्यादि और भी तरीकों को हैंडल करने का गुण आ जाता है उसके अंदर। अगला है कक्षा का वातावरण, यानी कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट। एक शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को श्रेष्ठतर बनाने के लिए कक्षा का वातावरण सुगम बनाने की पहल करनी पड़ती है। अगला है हमारा पॉइंट आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक होती है और इसको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहे तो उससे शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। यह शिक्षार्थियों पर भी समान रूप से लागू होता है। शिक्षक या शिक्षार्थी यदि वह आर्थिक स्थिति उसके पढ़ाने में या पढ़ने में बाधा उत्पन्न करती है तो किसी न किसी माध्यम से वो उसके समक्ष आ ही जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देगी। अगला है हमारा शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉलिसी होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, वो भी कारक बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक को अपने कक्षा को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए क्या भाई चाहिए, उसको स्वतंत्र सोच होना चाहिए। दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान प्रशासन के अधिकारी, चाहे वे विद्यालय या महाविद्यालय विश्वविद्यालय के हों, शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए शिक्षक और प्रशासन दोनों में अच्छा समन्वय होना चाहिए ताकि शिक्षण उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके। अगला है हमारा विषय वस्तु, यानी सब्जेक्ट मैटर। जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता प्राप्त नहीं की है तो वह अपने शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर सकता है। लेकिन वही शिक्षक यदि अपने विशेषज्ञता प्राप्त विषय को पढ़ाता है तो वह उसे विद्यार्थियों को और अच्छे ढंग से समझा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई साइंस का टीचर हो और यदि वह सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु को पढ़ा रहा है तो वो उसको अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा जिस प्रकार से वह अपने विषय साइंस को पढ़ाता है। आगे देखते हैं समाज और माता पिता की अपेक्षाएं। माता पिता की अपेक्षाएं हमेशा हस्तक्षेप के रूप में कार्य करती है। वे शिक्षार्थी पर कम दबाव डाल सकते हैं, इससे शिक्षण भी प्रभावित हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। उसके पहले एक बॉक्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं टीचिंग टेक्निक्स के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि जो भी इस बॉक्स में होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इस बॉक्स में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको एक एक करके हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यानी टीचिंग टेक्निक्स के बारे में दिया गया है। शैक्षिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद और प्रशिक्षण में सम्मिलित शिक्षण कौशलों पर बल दिया गया है। किसमें? लिखित शिक्षण उद्देश्य में। शिक्षण सामग्री का आयोजन करना, पाठ का परिचय सुचारू रूप से देने के लिए व्यवस्था करना, पाठ का परिचय देना, कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को व्यवस्थित करना, प्रश्नों का सही वितरण करना, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट यानी प्रतिपुष्टि प्रबंधन करना, व्याख्या करना, उदाहरण सहित व्याख्या करना, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, कार्यप्रेरक वस्तु या संदीपन में विभिन्नता लाना, पाठ्यक्रम शिक्षण की गति तय करना, छात्रों को कक्षा में सहभागिता के लिए प्रेरित करना, श्यामपत्र या श्वेत पत्र का उपयोग करना, पाठ का समापन,
असाइनमेंट, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, छात्रों को सीखने में आने वाली समस्या को डायग्नोज करना और उसका उपचारात्मक उपाय करना और कक्षा का प्रबंधन करना। ये कुछ शिक्षण के कौशल दिए गए हैं, ये शिक्षकों के लिए हैं। जो टीचिंग टेक्निक्स होता है वो हमेशा ही शिक्षकों के लिए होता है। तो इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। फिर दूसरा है हमारा ये कॉन्सेप्ट बॉक्स, एक वो था और एक यहाँ था, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें। शिक्षण नीति और शिक्षण विधि में संबंध। शिक्षण नीति क्या होती है और शिक्षण विधि से उसका क्या संबंध है, देख लेते हैं। नेट परीक्षा में शिक्षण विधि का विशेष उल्लेख है। शिक्षण विधि का चयन शिक्षण नीति के आधार पर किया जाता है, जो कि उद्देश्यों के आधार पर होती है। इनका मुख्य कार्य सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न करना होता है। इसमें मुख्यतः सूक्ष्म उपागम यानी माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग एक छोटे छोटे टुकड़ों में जो टीचिंग स्किल्स होते हैं उनको बांटा जाता है। 5 से 7 मिनट का 10 मिनट का क्लास होता है। शिक्षार्थी भी लिमिटेड होते हैं और उनको जो है प्रदर्शन किया जाता है शिक्षण कौशलों को। और ये सब चीज़ें जो होती है ट्रेनिंग के समय बताई जाती हैं। ट्रेनिंग के समय टीचिंग स्किल्स जो होती है सिखाई जाती है। इसके अलावा यहाँ शिक्षण युक्तियों का वर्णन भी आवश्यक होता है। स्टोन्स एवं मोरिस के अनुसार शिक्षण युक्तियाँ उद्देश्यों से संबंधित होती है और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य को पूरा करता है और कैसे छात्र शिक्षा तथा पाठ्य वस्तु में अंतः प्रक्रिया होती है आदि बातें इसमें आती हैं। एक या कई युक्तियाँ सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है। यानी यदि कोई टीचर चाहता है कि उसका टीचिंग जो है प्रभावी बना रहे तो उस टीचर को हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। दूसरी ओर शिक्षण विधियों में पाठ्यवस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पाठ्यवस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें शिक्षण के कलात्मक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाता है। शिक्षण विधियों में मूलतः स्थूल उपागम यानी माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे की तरफ क्या है। अब है टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण यानी पढ़ाने की विधियाँ क्या होती है, अब हम लोग इस पे ध्यान देंगे। तो एक तालिका बनाई गई है। तालिका थोड़ी सी चौड़ी है, इस पूरे पे नहीं आ पा रही है। इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। ये रहा हमारा तालिका। इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं। पहला है अध्यापक केंद्रित पद्धति यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड, फिर है मिक्स्ड मेथड और तीसरा और अंतिम है शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। यानी 3 पद्धतियों का यहाँ पे किया गया है। पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आगे। इग्नासियो एस्ट्रोडा के अनुसार यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विधि से नहीं समझ पाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी समझ पाए। तो देखते हैं, इसमें कुछ पढ़ लेते हैं। अध्यापक केंद्रित पद्धतियाँ। पहला जो है व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या है कि शिक्षक जो होता है किसी पॉइंट पर बच्चों के सामने अपने पाठ का व्याख्यान देता है। बच्चे उसको कॉपी में क्या करते हैं, नोट करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें टीचर एक्टिव रहते हैं और जो बच्चे रहते हैं वो सुस्त रहते हैं। व्याख्यान विधि एक
बोरिंग विधि कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें शिक्षक एक्टिव रहते हैं, छात्र इनएक्टिव रहते हैं। धीरे धीरे छात्र जो है इस विधि में सो जाते हैं। तो ये जो चूँकि है विधि, वह केवल और केवल बड़े क्लास को पढ़ाने के लिए उचित है। फिर अगला है व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद अगला है अध्यापक केंद्रित में टीम टीचिंग यानी समूह टीचिंग। समूह टीचिंग का तात्पर्य यह है कि एक विषय को पढ़ाने के लिए 2 या 3 टीचर एक साथ क्लास में जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को वो लोग उस चीज़ को क्लियर करते हैं, वो समूह टीचिंग हो गया। फिर उसके बाद है टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति। उसके बाद हो गया रिव्यू स्ट्रेटजी, और अंतिम है प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। ये कुछ विधियां जो है वह केवल और केवल अध्यापक केंद्रित है, इसमें छात्र का कोई रोल नहीं होता है, बहुत कम रोल होता है। फिर उसके बाद आ गया हमारा लघु समूह शिक्षण विधियां, यानी मिश्रित पद्धति है ये। पहला जो था वो बड़े समूह के लिए शिक्षण विधियाँ थी, लार्ज ग्रुप मेथड था। अब जो है हमारा वो है लघु समूह की शिक्षण विधियाँ। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी विधि आ रही है। इसमें है समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशनिंग। ग्रुप डिस्कसिंग क्या होता है, इसमें जो है कई व्यक्तियों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, और वह किसी पॉइंट पर वो अपने ग्रुप में चर्चा करते हैं। फिर आ गया हमारा सेमिनार। सेमिनार क्या होता है, यह किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा किसी पॉइंट पर बोलने के लिए उनको अधिकृत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, और उसमें सीखने वाले लोग यानी शोधार्थी, जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं या जो शिक्षक भी हैं, जो उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं, वह उस सेमिनार में जाते हैं। और जो विषय विशेषज्ञ लोग हैं, लोग जिनको उस सेमिनार में बुलाया गया है अपना प्रेजेंटेशन के लिए, वो लोग अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। फिर उसके बाद पैनल डिस्कशन। फिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, सबसे प्रचलित मेथड है इस समय का। प्रचलित मेथड इसलिए है कि सरकार चाहती है कि बच्चों को या शिक्षार्थियों को प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखाया जाए, और अभी के जो प्राइमरी शिक्षा है प्राइवेट में, उसमें इस विधि का बहुत ही तेज़ी से प्रयोग किया जा रहा है। फिर है अनुशिक्षण विधि, ट्यूटोरियल्स। फिर है केस स्टडी, और उसके बाद है रोल प्लेइंग, और है अंतिम है डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन विधि। तो ये विधियाँ मिश्रित विधि हैं। फिर आइए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं शिक्षार्थी यानी कि लर्नर सेंटर्ड मेथड। देखिए आज के समय में कोई भी शिक्षा नीति बन रही है तो शिक्षा नीति में बस इसी बात का ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी नीतियाँ जो बने वो शिक्षार्थियों को ध्यान में रखकर बनना चाहिए। आइए देखते हैं इसमें सुपुर्द नियत कार्य, अभी हस्तांकित कार्य, असाइनमेंट जिसको बोलते हैं, यह चाइल्ड सेंटर होता है। टीचर किसी पॉइंट पर बच्चे को लिखने के लिए दे देता है असाइनमेंट, और वह शिक्षार्थी या विद्यार्थी जो कुछ भी कहें वह उस पॉइंट को लेकर के अपने अनुसार अपने शब्दों में उसको लिखता है, असाइनमेंट कहलाता है। फिर है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, कार्य अनुदेश। फिर है कंप्यूटर आधारित शिक्षण। फिर है इंटरेक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, सतत अनुकरण, अनुमानी विधि और डिस्कवरी मेथड। तो ये जो विधियाँ हैं यह शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सबको जो है बारी बारी से जो विधियाँ बताई गई हैं उनको बारी बारी से हम लोग एक बार पढ़ेंगे। चलिए, तो जो अध्यापक केंद्रित पद्धति है, टीचर सेंटर्ड मेथड यानी लेक्चर मेथड, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जानते हैं व्याख्यान पद्धति सबसे पारंपरिक और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति है,
और कई शिक्षकों द्वारा इसे अनुरूप माना जाता है। इस पद्धति में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। यहाँ शिक्षक एक सक्रिय भागीदार है, छात्रों को निष्क्रिय श्रोता माना जाता है। सामान्य तौर पर शिक्षक के व्याख्यान के दौरान छात्र शिक्षक से के साथ बातचीत नहीं करते हैं। इस तरह यह एक तरफा संचार हो जाता है। यह प्रकृति में निरंतर है। याद रखने और बाद में उन पर विचार करने के लिए छात्र तथ्यों और विचारों को सुनते, लिखते और नोट करते हैं। यदि शिक्षक छात्रों को एक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति देता है तो शिक्षण को दो तरफा संचार माना जा सकता है। इसका लक्षण क्या है? यह प्रकृति में औपचारिक और कथात्मक है। दूसरा इसका है लक्षण, यह घटनाओं या तथ्यों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। और तीसरा है यह एक समस्या की पड़ताल करता है। अब इसके लाभ क्या हैं? लाभ यह अल्पव्ययी है और एक अकेला शिक्षक एक समय में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ा सकता है, जो अन्य विधियों का उपयोग करके संभव नहीं है। यह बहुत समय बचाता है और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय के भीतर अति सरलता से कंठस्थ किया जा सकता है। तो इस विधि का प्रयोग हम लोग जो पुराने समय कह सकते हैं, ऋषि मुनियों का जो काल था, इसका प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से होता था। वहाँ पे ऋषि मुनि वेदों का उच्चारण करते थे, बच्चे उसको अनुकरण करते थे, सुनते थे और फिर वह पुनः उसका उच्चारण करते थे। अभी के समय में जो कॉलेज लेवल है, जहाँ पे डिग्री कॉलेज की पढ़ाई होती है, उसमें इस मेथड का बहुत ही प्रयोग किया जाता है और यह बड़े कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए यह उपयोगी नहीं है। आगे देखते हैं इसका एक और लाभ क्या है। यह शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। अगला है, यह तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोगी होता है। क्योंकि शिक्षक जो होता है उसको अनुभव होता है किसी बात को लेकर के, किसी चीज़ को रिसर्च करने में, किसी चीज़ को जानकारी इकट्ठा करने में। तो शिक्षक क्या करते हैं कि एक ही बात में सारी बिंदुओं पर वो लोग प्रकाश डाल देते हैं, ध्यान आकर्षित कर देते हैं। चौथा है, सामान्य तौर पर व्याख्यान के दौरान रुकावटों और विकर्षणों से बचा जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी कुछ अपनी एक सीमाएं भी हैं। देखते हैं इसमें लिमिटेशंस क्या हैं। पहला लिमिटेशन जो है मिल रहा है देखने को हम लोगों को, वो ये है, यह छात्र गतिविधि के लिए बहुत ही कम अवसर प्रदान करता है, क्योंकि शिक्षक कक्षा को रोचक बनाने के लिए विशेष ध्यान रखता है। यह सामान्य तौर पर शिक्षार्थियों को समस्या को हल करने के अवसर प्रदान नहीं करता। चूँकि यह टीचर सेंटर्ड है, इसमें बच्चे जो है उतना सक्रिय भागीदार नहीं होते हैं, तो वो उनको हल करने का अवसर नहीं मिलता। तीसरा है, यह सीखने की प्रगति की जांच के लिए सीमित अवसर प्रदान करता है, चाहे छात्र भाग ले रहे हों और शिक्षक जो कुछ भी समझा रहे हों। अगला इसका लिमिटेशन क्या है, जिस वाक्यांश या भाव में एक ही बात को अलग अलग शब्दों में 2 बार कहा जाता है उसे टेट्रोलॉजी कहते हैं। अगला इसका सीमा है, छात्रों की रुचियों, योग्यताओं और बुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता। और अंतिम है, यह सीखने की व्यक्तिगत गति की अनुमति नहीं देता। कहने का तात्पर्य है कि इस मेथड के द्वारा हम किसी भी बच्चे की रुचि, बुद्धि, योग्यता और उसकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसको ध्यान में रख करके इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह केवल और केवल शिक्षक के हितों को ध्यान में रख करके इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आइए, व्याख्यान पद्धति को अधिक यदि प्रभावशाली बनाने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। यदि हम चाहते हैं कि जो व्याख्यान पद्धति है, जो हमारा व्याख्यान विधि है, उसका पढ़ाई और उसके द्वारा और अच्छे ढंग से यदि हम
पढ़ाना चाहते हो तो उसमें क्या करना होगा। पहला, शिक्षक को व्याख्यान नोट शब्द दर शब्द पढ़ने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। यानी कि जो शिक्षक है वो जो अपना नोट्स लेके जाता है, पहले जो अपने पढ़ाने से पहले जो वो तैयारी करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो नोट्स बनाता है उसका लाइन बाय लाइन उसको उच्चारण नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, शिक्षक को निरंतर ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्रों के साथ नेत्र संपर्क बनाना चाहिए। शिक्षकों को आई कांटेक्ट जो है बनाना चाहिए। उससे होता क्या है, बच्चे उस शिक्षक के टच आँखों से टच में रहने के कारण सक्रिय अपने आप को अनुभव करते हैं। फिर क्या है अगला, परिचयात्मक टिप्पणियों, मुख्य शीर्षकों, उपशीर्षकों, आंकड़ों और महत्वपूर्ण डेटा और समापन टिप्पणियों के साथ अच्छी पाठ्य योजना आदि महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों को नोट्स बनाने का भी अवसर मिलना चाहिए। अगला क्या है, शिक्षक को सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिससे विद्यार्थी समझ सके। मुख्य बिंदुओं को वैकल्पिक भाषा में दोहराया जाना चाहिए। फिर अगला है, विचारों के संचार को बेहतर बनाने के लिए श्रव्य दृश्य निर्देशात्मक यानी ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंटल का प्रयोग करना चाहिए। फिर है छठा, शिक्षकों को दृष्टांतों और उदाहरणों का उचित उपयोग करना चाहिए। विभिन्न विचारों और सिद्धांतों की निष्पक्ष प्रस्तुति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अगला नंबर है, शिक्षकों को विचारोत्तेजक, उत्तेजक और समस्या समाधान प्रश्न पूछने के लिए व्याख्यान अवधि के दौरान अल्प विराम प्रदान करना चाहिए। स्पष्टीकरण और प्रश्नों के लिए अंत में समय देना चाहिए। यानी कोई शिक्षक यदि चाहता है कि हमको व्याख्यान विधि के द्वारा बच्चों को शिक्षा देना है तो जो भी इसमें सुझाव दिए गए हैं उस पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए। अब आगे देखिए, व्याख्यान को निम्नलिखित अभिनय ढंग से संवादात्मक यानी इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। क्या है भाई, पहला है प्रश्न लिखना, राइट ए क्वेश्चनिंग। इसमें क्या होगा, अपने सभी छात्रों से अब तक के व्याख्यान को प्रतिबिंबित करने और कागज पर 1 या 2 प्रश्न लिखने के लिए 1 या 2 मिनट बिताने के लिए कहें। यानी टीचर्स क्या करेगा, जो भी उसने व्याख्यान के माध्यम से पढ़ाया है उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न इससे निकल सकते हैं, इन बिंदुओं से उसको वो लिखने के लिए कहेगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो है उस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे। फिर दूसरा है थिंक पेपर शेयर। इसमें क्या है, पर्याप्त रूप से कठिन प्रश्न पूछने के बाद उन्हें जोड़ी बनाने के लिए कहें। फिर विद्यार्थियों से पूरी कक्षा के साथ एक दृष्टिकोण साझा करने को कहें। अगला है विचार मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। छात्रों से नए विषय पर कोई विचार, धारणा, कहानी आदि साझा करने और उन्हें बोर्ड पर रिकॉर्ड करने के लिए कहना। अगला है क्लासरूम रिस्पॉन्स सिस्टम। ये निर्देशात्मक तकनीकें हैं जो प्रशिक्षकों को कक्षा के दौरान बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए छात्र प्रतिक्रियाओं को एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की अनुमति देता है। फिर अगला है बैक चैनल। बैक चैनल शब्द छात्र से छात्र और छात्र से प्रशिक्षक वार्तालापों को संदर्भित करता है जो व्याख्यान और प्रस्तुतियों के दौरान हो जाते हैं। अगला है जस्ट इन टाइम टीचिंग। छात्रों से छोटे सेमिनार पाठ्यक्रमों में पढ़ने की अपेक्षा करना असामान्य बात नहीं है जो इन क्लास चर्चाओं की नींव रखता है। अगला पॉइंट है हमारा टीम आधारित शिक्षा यानी टीम बेस्ड लर्निंग, TBL। यह अच्छी तरह से विकसित शिक्षण पद्धति GITT के समान है जिसमें इस प्री क्लास का छात्र कार्यभार का लाभ उठाना सम्मिलित है। अब हमारा जो दूसरा विधि था टीचर सेंटर्ड व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी। आइए देखते हैं इसके बारे में। प्रयोग प्रदर्शन वैसे तो छोटे समूह की शिक्षण विधि मानी जाती है, लेकिन अगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से मिश्रित करके कक्षा शिक्षण में उपयोग किया जाए तो व्याख्यान की काफ़ी कमियों को यह दूर कर सकता है।
इस नीति में शिक्षक व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट्ट एवं अन्य सहायक सामग्री की सहायता से चित्र एवं कथन प्रस्तुत करता है। प्रदर्शन के मध्य में शिक्षक छात्रों से प्रश्न भी पूछता है, जिससे छात्रों को अधिक स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होती है। आगे देखते हैं टीम टीचिंग मेथड। हमारा टीम टीचिंग मेथड क्या है, अब उसको हम लोग जानेंगे। समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें 2 या अधिक शिक्षक योजना बनाने, उसको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने का अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। 2 या 3 शिक्षक कक्षा में एक ही समय में अपने अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। एक शिक्षक प्रकरण के विषय में व्याख्यान देता है और सिद्धांतिक बातें करता है। दूसरा शिक्षक व्यवहारिक पक्ष की बात करेगा। तीसरा समसामयिक पहलू की बात करेगा। विचार गोष्ठी, परिसंवाद, पैनल चर्चा इसके ही विभिन्न रूप से कहे जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं समूह शिक्षण के लाभ क्या हैं। तो पहला लाभ है कि इस विधि में छात्रों के द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जा सकता है। दूसरा लाभ है इसमें कई शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का अनुकूलता में उपयोग किया जाता है। अगला है इसके द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार भी किया जा सकता है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, देखते हैं सीमा में इसकी। इस विधि के लिए विशेष दक्ष शिक्षकों को ढूंढ पाना एक कठिन कार्य होता है। दूसरा है सीमा, इसमें शिक्षण के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अगला है यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं होती है। फिर चौथा है इस विधि में समय निर्धारण और योजना बनाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए इसमें माइक्रो टीचिंग, मैंने बीच में भी बताया था कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। तो माइक्रो टीचिंग में मैंने बताया था कि एक ही समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। इसमें विद्यार्थी 5 से 10 होते हैं और जो पढ़ाने का टाइमिंग होता है वह 5 से 10 मिनट का ही होता है। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण को अध्यापक प्रशिक्षण और विशेषतया शिक्षण कला के अभ्यास के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नवीन प्रयोग अथवा नवाचार के रूप में देखा जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। आगे है टेलीविज़न या वीडियो प्रस्तुति, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। इसमें देखते हैं क्या होता है। टेलीविज़न प्रस्तुति रेडियो ऑडियो प्रस्तुति से अधिक बेहतर होती है। इसके द्वारा शिक्षण को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। क्या इसके कुछ लाभ भी हैं, लाभ बता रहे हैं। पहला लाभ है वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और विशेषज्ञों को कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है यह विधि वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तीसरा है चित्रमय व्याख्यान और प्रदर्शन अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे स्लाइड, मॉडल, नमूने आदि के पूरक होते हैं। अगला इसका है लाभ, यह प्रदर्शन दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। यह विधि भूगोल, खगोल विज्ञान आदि विषयों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। पहली सीमा है इस विधि में द्विमार्गीय संदेश वाहन की संभावना कम होती है। अगला सीमा है इसका, इस विधि में जटिल प्रसारण अवधि को समायोजित करने में कठिनाई होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग है समीक्षा नीति, रिव्यू स्ट्रेटजी। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण विधि सबके पूर्वावलोकन को समीक्षा नीति का नाम दिया जाता है। इससे शिक्षक को एक कक्षा शिक्षण की प्रगति का पता चलता है। क्या हो चुका है, कितना पाठ्यक्रम शेष है, शिक्षण में क्या क्या त्रुटियां हैं, शिक्षण विधि में क्या सुधार वांछित है इत्यादि। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। समीक्षा मौखिक। अब आते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति के बारे में। देखते हैं इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसमें मुख्य 3 सोपान होते हैं, प्रश्न निर्माण, उनका प्रस्तुतिकरण एवं छात्रों के माध्यम से ही नवीन ज्ञान
देना। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्नोत्तर विधि के समय छात्र सक्रिय हो जाते हैं। यह छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में भी उपयोगी है। अब आगे हम लोग देखते हैं लघु समूह शिक्षण विधियाँ यानी स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण के अधिकतर तरीके छोटे समूह में सिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह तरीके निम्न हैं, जैसे समूह विचार विमर्श, सेमिनार, परियोजना का नाम, संरक्षक, भूमिका निभाना इत्यादि। अब आते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है देखते हैं। समूह चर्चा छोटे समूहों में सिखाने की मूलभूत विधियां में से एक है। इसे समूह के संचार और पारस्परिक विचार विमर्श के रूप में वर्णित किया जा सकता है। समूह चर्चा 3 प्रकार की हो सकती है, पूर्णतया नियोजित, आंशिक रूप से नियोजित और अनियोजित। वज्र वार्तालाप समूह वार्तालाप का ही रूपांतर है। इसमें छोटे समूहों के साथ लघु संलिप्त, संरक्षित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा सत्र होता है, जिसका निष्कर्ष पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस पर प्रश्न उत्तर का सत्र होता है। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। तो आगे अब हम लोग कल जो है समूह परिचर्चा के रूप, कल हम लोग अब यहाँ से क्लास शुरू करेंगे। अब मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो है आज को लेकर के 4 वीडियो जारी हो चुकी है और हम कोशिश करेंगे कि 4 या 5 वीडियो और बने इस चैप्टर में, चूँकि यह लंबा चैप्टर है और इस नई किताब में कुछ नए शब्दों को, चीज़ों को जोड़ा गया है, जिससे यह चैप्टर बड़ा हो गया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इसके सभी वीडियो को देखेंगे, सभी इसके पार्ट को टच करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अन्यथा की स्थिति में यदि हम लोग वीडियो को नहीं देखते हैं पूरे वीडियो को, तो हो सकता है कि इसका कुछ महत्वपूर्ण पार्ट इसमें छूट जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले कक्षाओं में।